तो आज हम देखने वाले हैं इंडियन लॉजिक। इंडियन लॉजिक में ये सारे आपके टॉपिक हैं जिसमें आपको प्रत्यक्ष यानी कि परसेप्शन, अनुमान यानी कि इन्फेरेंस और उपमान कंपैरिजन, शब्द यानी कि वर्बल टेस्टिमोनी, अर्थापत्ति इम्प्लीकेशन एंड अनुपलब्धि नॉन एप्रीहेंशन। ठीक है, ये सारे जो 6 प्रमाण हम देखते हैं अलग अलग दर्शन में, उन 6 प्रमाण के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। और उसके साथ जो स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ अनुमान, अनुमान का जो स्ट्रक्चर है और उसके कितने प्रकार हैं उसके बारे में डिटेल में आपको अनुमान के विषय में ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, जिसमें उसके स्ट्रक्चर और काइंड के विषय में बताया गया है, फिर व्याप्ति क्या होता है और उसके बाद हेत्वाभास। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आपके इंडियन लॉजिक के अंतर्गत हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि भारतीय दर्शन में कितने तरह के दर्शन है, आस्तिक और नास्तिक दर्शन है। ठीक है, आस्तिक दर्शन उन्हें कहते हैं जो वेद के अनुयायी है, मतलब कि वेद को जो फॉलो करते हैं। ठीक है, वेद में जो बातें लिखी हुई है उनके अनुयायी हैं, उन्हें हम आस्तिक दर्शन कहते हैं। नास्तिक दर्शन जो वेद की निंदा करते हैं या वेद के विरोधी है। ठीक है, फिर यहाँ पे आस्तिक दर्शन में वैदिक ग्रंथों पर आधारित, जो पूरी तरह से वैदिक ग्रंथ पर आधारित है, वो है कर्मकांड, मीमांसा और ज्ञान कांड में वेदांत आता है। ठीक है, और स्वतंत्र आधार पर न्याय और वैशेषिक और सांख्य और योग दर्शन आते हैं। ये सब दर्शन हमारे आस्तिक दर्शन के अंतर्गत आते हैं। और नास्तिक दर्शन में हमारा 3 रहता है, चारवाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन। ठीक है, उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है आपका यहाँ पे, क्योंकि ये पूछा जाता है कि कौन से दर्शन में कितने प्रमाण को माना जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे 6 प्रमाण होते हैं, आप सभी को पता होगा, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द जिसे आगम भी कहते हैं, और अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। ठीक है, तो ये 6 प्रमाण हमारे पास होते हैं, लेकिन सभी जो दर्शन है वो सभी प्रमाण को नहीं मानते। ठीक है, कुछ दर्शन कुछ प्रमाण को मानते हैं, कुछ को नहीं मानते, तो ये आपको याद रखना है। जैसे कि चारवाक दर्शन क्या है, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है। ठीक है, एक ही प्रमाण मानता है। बौद्ध दर्शन 2 प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष और आगम। उसी तरह से जैन 2 मानता है, लेकिन किसको किसको, प्रत्यक्ष और अनुमान को। ठीक है, तो प्रत्यक्ष जो प्रमाण है वो तो सभी दर्शन मानते हैं, उसके साथ कुछ कुछ और प्रमाण है उनको मानते हैं। फिर न्याय दर्शन 4 तरह के जो प्रमाण है उनको मानता है, किसको, प्रत्यक्ष को, अनुमान को, उपमान को और शब्द को। ठीक है, वैशेषिक दर्शन 2 प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष और आगम। सांख्य और योग दर्शन 3 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। ठीक है, मीमांसा दर्शन, इसमें पता होगा कि कुमारिल भट्ट और प्रभाकर मिश्र ऐसे 2 संप्रदाय इसमें आते हैं। तो एक में जो 5 मानते हैं, एक में 6, लेकिन आपको 6 ही याद रखना है फर्स्ट पेपर की दृष्टि से। अगर पूछा जाता है मीमांसा दर्शन में कितने हैं, तो फर्स्ट पेपर में आपको 6 ही लिखना है। ठीक है, जिसमें हमारे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, ये 6 प्रमाण को मानता है। और जो वेदांत दर्शन है इसमें भी अलग अलग संप्रदाय है, अद्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, तो वो सभी अलग अलग तरह के प्रमाण मानते हैं, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो ये भी 6 प्रमाण को मानता है। ठीक है, मतलब एज इट इज जो 6 प्रमाण है उनको मानता है। ठीक है, तो प्रमाण मतलब इंडियन लॉजिक का मतलब क्या है, जो हम भारतीय तर्क विद्या जिसको हम कहते हैं, उसका मतलब क्या, मीन्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करने का तरीका है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, हमारे जो मतलब प्रमाण है वो उन सबको क्या बोला जाता है, ज्ञान प्राप्त करने का एक माध्यम बोला जाता है, जिनके द्वारा हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। वो चाहे वो प्रत्यक्ष हो सकता है या आगम हो सकता है, अनुमान हो सकता है, किसी न किसी रूप में हमें एक नए ज्ञान को देता है, इसलिए इन सबको हम क्या कहते हैं, मतलब कि मीन्स ऑफ नॉलेज कहा जाता है। ठीक है, अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, मैं इसलिए थोड़ा फास्ट जा रही हूँ क्योंकि ये सभी चीज हम सभी को पता है। ठीक है, तो बेसिकली आप देखेंगे कि अर्थापत्ति और अनुपलब्धि केवल एक ही जो 2 ही दर्शन है वो मानते हैं। बेसिकली आपको अनुमान जो प्रमाण है उसके विषय में ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, और न्याय दर्शन का प्रमाण विचार। ठीक है, प्रमाण क्योंकि न्याय दर्शन को प्रमाण शास्त्र भी कहा जाता है, उसमें जो प्रमाण के विषय में ज्यादा विस्तृत विवेचना की गई है। ठीक है,
तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये जो चार्ट है वो न्याय दर्शन के अकॉर्डिंग ही है। तो न्याय दर्शन में बेसिकली 4 प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ठीक है। तो जब हम प्रत्यक्ष में देखते हैं तो प्रत्यक्ष फिर आगे जाके 2 भाग में डिवाइड हो जाता है, एक लौकिक प्रत्यक्ष और एक क्या है, अलौकिक प्रत्यक्ष, ठीक है। तो लौकिक प्रत्यक्ष में फिर 2 भाग होता है, बाह्य और आंतरिक प्रत्यक्ष, ठीक है, बाह्य इंद्रियां और आंतरिक इंद्रियों के द्वारा, उसके साथ हमारा जो निर्विकल्प, सविकल्प और प्रत्यभिज्ञा, ठीक है। फिर उसके बाद अलौकिक प्रत्यक्ष में आपका आता है सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगज। ये सारी चीजें आती है अलौकिक प्रत्यक्ष के अंतर्गत। फिर उसके बाद जब हम अनुमान में जाते हैं तो अनुमान का हमारा नव्य न्याय के अनुसार 3 तरह के प्रमाण माने जाते हैं, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट, ठीक है, सॉरी प्राचीन न्याय के अनुसार। नव्य न्याय के अनुसार 3 माना जाता है, केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी। लेकिन फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको प्राचीन न्याय और जो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, ठीक है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जो प्रमाण माना जाता है उसको आपको याद रखना है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से 2 होता है, एक तो स्वार्थानुमान और एक परार्थानुमान, ठीक है। स्वार्थानुमान में 3 अवयव वाक्य होते हैं और परार्थ में 5 होते हैं। तो ये आपका प्राचीन न्याय के अनुसार जो पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट है ये इंपॉर्टेंट है, और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जो 2 है, स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद उपमान का भेद नहीं बताया जाता है, और शब्द प्रमाण के भी फिर यहाँ पे 2 भेद होते हैं, दृष्टार्थ और अदृष्टार्थ, लौकिक और वैदिक, ठीक है। तो ये सब आप लोगों ने पढ़ा है ना पहले सभी ने? और संस्कृत में भी ये चीजें आती है तो शायद मुझे लगा कि आप लोगों ने पढ़ा है ना? जी पढ़ा है। पढ़ा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रत्यक्ष। का मतलब क्या होता है कि जो सामने आंखों से देखते हैं, ठीक है, जैसे कि केवल आंख से ही नहीं, यहाँ पे जो हम इंद्रिय के द्वारा जो भी हम देखते हैं, चाहे हमारे पंच ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो भी हम अनुभव करते हैं, वो सभी किसके अंतर्गत आता है, प्रत्यक्ष के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इंद्रियों के द्वारा अर्थ और वस्तु की जो समीपता होती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष। जो हमारे पंच ज्ञान इंद्रियां होती हैं उनके माध्यम से अगर हम कोई प्रत्यक्ष कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो सब किसके अंतर्गत आएगा, हमारे प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत आएगा, ठीक है। इतना डेफिनेशन वगैरह आपको याद नहीं रखना है, इतना सब चीज जरूरी नहीं है, क्योंकि वहां पे इतना नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद इसमें 2 चीज है, प्रत्यक्ष में आपका क्या क्या है, लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष। लौकिक प्रत्यक्ष में क्या क्या आता है आपका, जो हम ज्ञान इंद्रियों के द्वारा देखते हैं, ठीक है। लौकिक प्रत्यक्ष में हमारा क्या है, जो हम ज्ञान इंद्रियों के द्वारा देखते हैं, जैसे कि पंच ज्ञान इंद्रिय हमारी कौन कौन सी है, आँख, कान, नाक, जीवा, ये इनके द्वारा जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, लौकिक। बाह्य प्रत्यक्ष कहते हैं, मानस या आंतरिक प्रत्यक्ष यानी कि मन के द्वारा जो हम देखते हैं, ठीक है। मन के द्वारा सुख दुख इत्यादि का जो हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आंतरिक प्रत्यक्ष कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका अलौकिक के अंतर्गत आता है सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगज, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इसको मतलब कि गो थ्रू करते जाइए, क्योंकि यहाँ से इतना प्रश्न नहीं आता है। बेसिकली आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट है तो अनुमान प्रमाण, ठीक है, लेकिन फिर भी प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो सामान्य लक्षण यानी कि जिससे हम वस्तुओं के विशेष के देखकर उनके जाति का प्रत्यक्ष कर लेना, ठीक है। सामान्य जैसे हम जो सिख इत्यादि रहते हैं या पंजाबी रहते हैं उनको देखते हैं तो क्या होता है कि हम पहचान जाते हैं कि वो लोग कैसे, ये पंजाबी होंगे, ठीक है, उनको केवल देख करके। ज्ञान लक्षण यानी कि पहले हमने उसका अनुभव किया है और उसको देख करके हमें इंद्रियों का ज्ञान हो जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल जो लिखा हुआ कि हमने पहले रसगुल्ले खाए हैं, तो हम रसगुल्ले को देख कर ही हमें पता चल जाता है कि ये मीठा है, तो ज्ञान हमने पहले से उसका किया है, ठीक है। और क्या योगज प्रत्यक्ष यानी कि योग सिद्धि के द्वारा, अगर आपने कोई योग सिद्धि इत्यादि प्राप्त की है, जैसे विभूतियां वगैरह प्राप्त हैं,
उसके द्वारा अगर आपको कोई सिद्धि प्राप्त होती है तो ये क्या आता है, योगज प्रत्यक्ष के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर आपका अनुमान को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद आपका आता है उपमान। हाँ, इसमें एक और चीज याद रखिएगा कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, ठीक है, प्रत्यक्ष जो प्रमाण है उसको क्या कहा जाता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रमाण कहा जाता है। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रमाण किसको कहा जाता है, प्रत्यक्ष को। और उसके बाद सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट में आपका आता है अनुमान प्रमाण। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो प्रत्यक्ष प्रमाण को माना जाता है, उसके बाद सेकंड में आपका अनुमान को लिया जाता है। ठीक है, अनुमान हम लोग बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका आता है उपमान। उपमान प्रमाण के अंतर्गत उपमान किसको कहते हैं, उप और मान। उपमा अर्थात सदृश्यता के आधार पर जब हम कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है, किसी सादृश्यता के आधार पर। जैसे कि आपको अगर बोला जाए कि इस कमरे में लाल बाल्टी रखी हुई है, ठीक है, तो उसको लेकर आइए। आपने कभी लाल बाल्टी नहीं देखी है, ठीक है, आपने क्या देखा है, लाल रंग देखा है और बाल्टी का स्वरूप देखा है, बाल्टी कैसा होता है ये देखा है और लाल रंग देखा है। तो आपने उन दोनों को मिला करके ये एक अनुमान लगा लिया, उपमान लगा लिया कि हाँ ये ऐसा दिखता होगा। उपमा लगा लिया कि ये बाल्टी ऐसा होता है और लाल रंग ऐसा होता है। ठीक है, तो ये लाल बाल्टी जो है ऐसी दिखेगी। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, उपमान प्रमाण कहते हैं। सादृश्यता के आधार पर जब हमें कोई ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे यहाँ पे आप लोगों को जब पढ़ते होंगे तो आता होगा कि जंगली गाय जो रहता है, ठीक है, तो जंगली गाय का हम एग्जाम्पल देते हैं कि हमने कभी जंगली गाय नहीं देखा लेकिन गाय देखा है। ठीक है, तो जंगली गाय को देख करके हमें पता चल जाता है कि ये मतलब कि हमने गाय पहले देखा है, तो उस सादृश्यता के आधार पर हम ये मान लेते हैं कि ये जंगली गाय होगा। ठीक है, तो इस तरह से मतलब इसको क्या बोला जाता है, हमने उस चीज को पहले कभी नहीं देखा है लेकिन उसके जैसी चीज हमने देखी है पहले। ठीक है, तो उसके आधार पर हम क्या करते हैं, उसकी उपमा के आधार पर हम उपमान कहते हैं। उपमा के आधार पर जब किसी सादृश्यता के आधार पर हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो उसको उपमान कहते हैं। ठीक है, फिर शब्द प्रमाण यानी कि जो आप्त वचन होते हैं। ठीक है, आप्त वचन जो सत्य को प्राप्त कर चुका हो ऐसा व्यक्ति, या फिर कहीं पे विश्वसनीय, पूर्ण विश्वसनीय हो, ठीक है, या कोई ग्रंथ इत्यादि हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, आप्त वचन कहते हैं। उसमें जो चीजें लिखी होती हैं, ठीक है, उनको आप्त वचन कहा जाता है। उसके बाद आपका शब्द प्रमाण जो है वो दो तरह का होता है, एक तो दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ और वैदिक या लौकिक। ठीक है, तो दृष्टार्थ यानी कि शब्द प्रमाण द्वारा प्राप्त ज्ञान का हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई कहता है कि हिमालय में बर्फ ही होते हैं, ठीक है, तो बर्फ ही बर्फ दिखते हैं, पूरी तरह सफेद सफेद दिखता है, तो इसको आप जा करके देख भी सकते हैं, हिमालय बर्फ से ढका हुआ है, ये आप देख भी सकते हैं। किसी ने आपसे कहा और आपने उसे जाके देख लिया। ठीक है, तो ये क्या है, दृष्टार्थ शब्द कहा जाता है, जिसको हम प्रत्यक्ष भी कर सकते हैं। ठीक है, जो हमें शब्द ज्ञान हुआ है उसको प्रत्यक्ष के द्वारा हम अनुभव भी कर सकते हैं, उसको दृष्टार्थ कहते हैं। लेकिन अदृष्टार्थ यानी कि जिनको हम मतलब कि यह दृष्टार्थ के विपरीत होता है, जिसको हम देख नहीं सकते। अगर किसी ने कहा, जैसे वेद इत्यादि में लिखा है कि विश्व के सृष्टा ईश्वर है या ब्रह्म है, तो इसको हम लोग जाके देख नहीं सकते हैं कि ब्रह्म ने सृष्टि की रचना कैसे की होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अदृष्टार्थ शब्द कहते हैं। ठीक है, फिर आपका वैदिक शब्द प्रमाण। वैदिक शब्द प्रमाण किसको कहा जाता है, वह वेदों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण है। वेदों में जैसे या भारतीय परंपरा में वैदिक ग्रंथों में जो लिखा हुआ है वो सब क्या है, विश्वसनीय है। और इस तरह के ग्रंथ से जो मतलब कि आते हैं, या इस तरह के ग्रंथों में जो लिखा हुआ है उनको क्या कहा जाता है, वैदिक शब्द प्रमाण कहा जाता है। लौकिक यानी कि किसी मनुष्य ने आपसे कह दिया, किसी विषय में बोल दिया, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो पूर्णतः सत्य है ही ऐसा हम दावा नहीं कर सकते। ठीक है, ये पूर्ण सत्य है ऐसा हम बोल नहीं सकते। तो ये क्या है, आपका लौकिक शब्द प्रमाण के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है अर्थापत्ति। अर्थापत्ति यानी कि विरोधाभास। जैसे आपने यहाँ पे एग्जाम्पल दर्शन वगैरह में देखा होगा कि एक उसका नाम नहीं याद आ रहा है, पता नहीं क्या नाम होता है, तो वो कहते हैं कि वो मतलब कि ये दिन भर खाना नहीं खाता है। ठीक है, मतलब ये दिन भर खाना नहीं खाता है, लेकिन उसके शरीर की स्थिति ऐसी रहती है कि वो तगड़ा रहता है, हट्टा कट्टा रहता है, हेल्दी रहता है। तो हम उससे एक निकालते हैं कि दिन में खाना नहीं खाता होगा लेकिन रात में खाना खाता होगा। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, किसी विषय की कल्पना करने के लिए, हाँ देवदत्त, यस,
उस विषय की कल्पना करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके विरोध मालूम पड़ता रहता है। अगर हम उसकी स्थिति को देख करके, उस घटना को देख करके कुछ विरोधाभास मालूम होता है, तो उसके लिए हम अपने मन में कोई एक कल्पना बनाते हैं उसको सत्य साबित करने के लिए। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्थापत्ति कहते हैं। ठीक है, विषय की कल्पना करना। उसके बाद अनुपलब्धि, ये जो भट्ट मीमांसा और अद्वैत वेदांत के अनुसार अनुपलब्धि को एक स्वतंत्र प्रमाण माना है। ठीक है, जिसमें क्या है कि किसी विषय के अभाव का साक्षात ज्ञान जो होता है, ठीक है, जब कोई विषय है उसके अभाव का साक्षात ज्ञान होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुपलब्धि कहते हैं। जैसे कि किसी कमरे में ये चीज नहीं है, मतलब कि क्या है, वहां से हमें एक ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि वहां पे उस चीज का अभाव है, तो वो भी क्या है, एक तरह का ज्ञान है, एक तरह का मतलब कि ज्ञान प्राप्त हो रहा है वहां से भी। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुपलब्धि कहते हैं। ठीक है, पहले उपलब्ध था परंतु अब उपलब्ध नहीं है। शायद हो सकता है कि वहां पे वो चीज पहले उपलब्ध थी लेकिन अब नहीं है। ठीक है, तो क्लियर है ना, ये सब चीज आप लोग को पहले से भी पता होगा, इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट किया। क्लियर है सभी को? हाँ जी मैम। जी दीदी। चलिए, तो एक लास्ट हमारा आता है प्राचीन न्याय के भेद, जिसमें कि 3 तरह का होता है। ठीक है, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। तो पूर्ववत यानी कि पूर्व यानी कि इसमें कार्य कारण, इन दो में क्या होता है, हमारा कार्य कारण सिद्धांत, मतलब कार्य कारण का संबंध होता है। ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कार्य और कारण का संबंध। तो पूर्ववत में क्या होता है, पहले हमें कारण दिखता है, उसके बाद हम कार्य की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। ठीक है, कारण हमें पहले दिखता है पूर्ववत में, और कार्य की हम कल्पना करते हैं या उसके बारे में सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है। जैसे कि काले बादल दिखते हैं तो वर्षा का हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि हाँ, हो सकता है कि आज अभी काले बादल दिख रहे हैं तो वर्षा हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, पूर्ववत अनुमान हुआ। ठीक है, और शेषवत यानी कि क्या होता है, पहले हमें कार्य दिखता होता है और उसके बाद हम कार्य का क्या, कारण का क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि ये दिख रहा है तो ऐसा हुआ होगा शायद। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, प्रातः सड़क गीली देखकर रात बारिश होने का अनुमान लगाया। ठीक है, देखा हमने सुबह उठ करके कि जो सड़क थी वो गीली थी, तो अनुमान लगाया कि बारिश क्या हो सकती है, बारिश हुई होगी। ठीक है, तो ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, शेषवत अनुमान। इसका एक एक और एग्जाम्पल दीजिए। धुआं को देखकर अग्नि का अनुमान लगाना। इसमें पूर्ववत शेषवत थोड़ी ना है। दीदी कोई भोजन के टाइम में भोजन ना करे तो अनुमान लगा लेंगे कि वो भोजन खाया है पहले से। भोजन पहले से कर लिया है, तो ये क्या है, शेषवत है या पूर्ववत है? शेषवत शेषवत। अच्छा, और पूर्ववत में? वहां पे यही सारे एग्जाम्पल आएंगे ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बताइए। दीदी अभी पढ़ा रहे आप तो बता रहे कि पहले पढ़े ही होंगे, ये पूर्ववत हो गया तो आपको पता ही होगा, ऐसा भी हो सकता है दीदी। ठीक है, चलिए सोचिए, इसमें एग्जाम्पल आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, और सामान्यतो दृष्टि यानी कि इसमें ऐसा कोई कार्य कारण सिद्धांत नहीं होता है, मतलब कार्य कारण कोई संबंध नहीं होता है कि पहले का देख के बाद का पता लगाएंगे, बाद का देख के पहले का पता लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, जैसे इसमें एक सामान्य उनमें संबंध होता है, जैसे कार्य कारण का कोई संबंध इसमें नहीं होता है, समान रूप से देखते ही उस आधार पर अनुमान करते हैं।
तब उसे क्या कहते हैं, सामान्यतो दृष्ट अनुमान कहते हैं। मतलब कि सामान्य रूप से उसमें ऐसा कोई कार्य कारण सिद्धांत नहीं है, ठीक है, उसमें क्या है, सामान्य रूप से उसमें संबंध है। जैसे कि बगुला अगर आपसे बोला जाए, बगुला बोला जाए तो क्या है, वो सफेद ही होगा, ठीक है, बगुला है तो सफेद होगा। इस तरह से जब सामान्य रूप से हमें उसके विषय में पता चलता है, जैसे आपको रसगुल्ला बोला जाए तो रसगुल्ला क्या होगा, सफेद होगा, ठीक है, मीठा होगा। तो ये क्या है, उसमें सामान्य रूप से उसकी वो विशेषताएं जब हमें पता चलती हैं तो वो क्या होता है, सामान्यतो दृष्ट अनुमान कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है ना? जी जी जी। आम के पेड़ पर आम की सॉरी क्या कह रहे हैं, आम के पेड़ पर आम की मोर बोल रहे हैं क्या? आम, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका दूसरा जो है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, ये इंपॉर्टेंट है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से। शेष व पूर्ववत वाला भी इंपॉर्टेंट है, सामान्यतो दृष्ट वाला भी, इससे भी प्रश्न आए हुए हैं, आपने देखे भी होंगे। फिर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से आपका क्या है, स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान। ठीक है, तो स्वार्थ अनुमान में क्या होते हैं, 3 वाक्य रहते हैं। स्वार्थ यानी कि हम अपने लिए जो अनुमान करते हैं, ठीक है, मतलब किसी दूसरे के लिए नहीं, केवल अपने आप को पता लगाने के लिए, या अपने आप को जानने के लिए, या जब हम स्वयं किसी विषय को जानने के लिए अनुमान लगाते हैं स्वयं के लिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वार्थ अनुमान कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब मानव स्वयं निजी ज्ञान की प्राप्ति के लिए जब अनुमान करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वार्थानुमान कहते हैं। ठीक है, इसमें 3 चीज रहता है, कौन कौन सा, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण। ठीक है, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, ये 3 वाक्य इसमें रहते हैं, जिसमें कि प्रतिज्ञा यानी कि सिद्ध करना, या वह वाक्य प्रतिज्ञा है, या जिस वाक्य को हमें सिद्ध करना है, सॉरी, जिसको हमें सिद्ध करना है। ठीक है, जैसे कि पहाड़ में आग है, ये वाक्य को हमें सिद्ध करना है, तो वो क्या होती है, प्रतिज्ञा होती है। हेतु यानी कि क्या, कोई युक्ति का जब हम सहारा लेते हैं कि उस वाक्य को प्रूफ करने के लिए, वो वाक्य सही है ये प्रूफ करने के लिए अगर हम कोई युक्ति का सहारा लेते हैं, कोई एग्जाम्पल का लेते हैं, तो वो मतलब कि एक जो पहले से ही हमारा क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जो चीज पहले से ही एग्जिस्ट करता है, ऐसे किसी युक्ति का जब हम सहारा लेते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेतु कहते हैं, क्योंकि वहां धुआं है। ठीक है, हमें कैसे पता चला, हेतु यानी कि वहां धुआं है ना, एक वहां पे जो एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि आग तो हमें दिख नहीं रहा है, दिख क्या रहा है, धुआं दिख रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेतु कहते हैं, जिस युक्ति का हम सहारा लेते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा क्या, उदाहरण। अब वहां पे धुआं है तो हमें कैसे पता चला कि आग होगा, तो हमने पहले देखा है कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होता है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल देखा है, रसोई घर। ठीक है, तो जहां पे धुआं होता है वहां पे आग होता है। तो ये हमारा क्या है, एक उदाहरण हो गया, उदाहरण के सहारे हम क्या कर रहे हैं, प्रतिज्ञा को सिद्ध कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, जब स्वार्थानुमान में 3 ही वाक्य रहते हैं, इसके बाद हमें और मतलब कि आगे नहीं बढ़ाना पड़ता, इसीलिए वहां, इसीलिए पहाड़ में धुआं है इसलिए आग है, इस तरह से आगे और नहीं बढ़ाना पड़ता। ठीक है, अपने लिए जब हम करते हैं तो 3 ही चीज करते हैं, प्रतिज्ञा, हेतु या उदाहरण। फिर परार्थ अनुमान, इसका जैसे एग्जाम्पल आप ऐसे भी ले सकते हो नॉर्मल डे टू डे लाइफ से, कि आप किसी छोटे जगह में रहते हो या फिर गांव वाले एरिया में रहते हो। ठीक है, तो अगर आपको ये कन्विंस करना है, खुद को कन्विंस करना है कि हमें बाहर जाके क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्यों हमें बाहर जाके पढ़ना चाहिए, बाहर जाके पढ़ने के क्या लाभ है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ बहुत ज्यादा हमें वो नहीं करना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा हमें ये नहीं करना पड़ेगा कि हम पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे कि हमें बाहर क्यों जाना चाहिए। अपने आप को समझाने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ही सहारा लेना पड़ता है कि हाँ, ये जगह छोटी है, यहाँ पे जैसी हम स्टडी करना चाह रहे हैं वो चीज़ नहीं है। ठीक है, लेकिन जब वही चीज़ अगर आपको बोला जाए कि आप अपने पेरेंट्स को समझाओ, आप अपने मतलब उनको समझाओ, तो फिर क्या होगा, हमें उसके लिए पूरा एक एविडेंस लाना पड़ेगा कि हमें क्यों बाहर जाना है। ठीक है, तो वो चीज हमारा किस में होता है, परार्थ अनुमान के अंतर्गत आता है, जिसमें क्या होता है, 5 वाक्य होते हैं। ठीक है, जब हमें दूसरों की शंका को दूर करना है, अपनी शंका तो दूर हो गई, लेकिन दूसरों की शंका को अगर हमें दूर करना है
तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, 5 वाक्य का सहारा लेते हैं, जिसमें प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण के साथ साथ 2 और वाक्य आते हैं, उपनय और निगमन। ठीक है, तो उपनय में हम ये देते हैं, वही उपनय एक तरह से क्या है, जो हेतु वाक्य है, उपनय जो है वो हेतु वाक्य को ही यहाँ पे फिर से रिपीट किया जाता है, और फिर निगमन यानी कि एक निष्कर्ष निकाला जाता है कि यहाँ पे धुआं है इसलिए वहां पे आग है। ठीक है, इस तरह से। क्लियर है ना? यहाँ से ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि स्वार्थ अनुमान के अंतर्गत कितने वाक्य रहते हैं। ठीक है, और परार्थ अनुमान के अंतर्गत कितने वाक्य रहते हैं, इनको सीक्वेंस में जमाइए, ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन है, उसको ऐसे उलट पुलट करके दिया होगा, उनको सीक्वेंस में जमाइए, ऐसा भी दे दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ से एक चीज और हाँ इम्पोर्टेंट है आपके, कि जैसा हमने वेस्टर्न सिलोजिज्म में 3 चीज पढ़ा था, कौन कौन सा, मिडिल टर्म, मेजर टर्म और माइनर टर्म, याद है आप लोग को? तो मिडिल टर्म यानी कि क्या होता है? मिडिल टर्म किसको कहते हैं हम लोग? जो 2 प्रीमाइस में ही रहते हैं, जो दोनों प्रीमाइस में रहता है ना, मतलब जो प्रीमाइस 1 में भी रहता है और प्रीमाइस 2 में भी रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिडिल टर्म कहते हैं। और मेजर टर्म किसको कहते हैं? मेजर टर्म P1 में बच जाता है उसको मेजर टर्म कहते हैं, और P2 में जो बच जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, माइनर टर्म कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना आप लोग को इसको क्या कहा जाता है, मिडिल टर्म को क्या कहा जाता है, हेतु कहा जाता है। ठीक है, या इसी को लिंग भी कहा जाता है। ठीक है, मिडिल टर्म को इंडियन सिलोजिज्म में उसको मिडिल टर्म को हेतु कहा जाता है या लिंग कहा जाता है। ठीक है, मेजर टर्म को क्या कहा जाता है, साध्य कहा जाता है। ठीक है, मेजर टर्म को साध्य कहा जाता है, माइनर टर्म को क्या कहा जाता है, पक्ष कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, मिडिल टर्म को वहां पे यहाँ पे हेतु कहा जाता है या लिंग कहा जाता है, और जो मेजर टर्म है उसको साध्य कहा जाता है, और जो माइनर टर्म है उसको क्या कहा जाता है, पक्ष कहा जाता है। ठीक है, तो हेतु मतलब क्या है, हेतु मतलब जैसे वहां पे भी मिडिल टर्म क्या था, जो मेजर टर्म माइनर टर्म इन दोनों को क्या करता था, जोड़ता था। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे हेतु भी क्या करता है, उन दोनों को जोड़ता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये वैसे तो इसमें 5 रहते हैं, बट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, मतलब हमारा जो स्वार्थ अनुमान है, यहाँ पे देखिए, जैसे हमें सिद्ध करना है पहाड़ में आग है, ये हमारा क्या हो गया, P1 हो गया। ठीक है, पहाड़ में आग है, ये P1 हो गया, और क्योंकि वहां पर धुआं है, ये आपका क्या हो गया, P2 हो गया। ठीक है, और क्या है, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होता है। ठीक है, ये हमारे एक तरह से कंक्लूजन का अगर हम देख लें। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, इसमें नहीं समझ में आएगा आपको, क्योंकि यहाँ पे ये हमें ये सिद्ध करना है, मतलब यहाँ पे ये कंक्लूजन है, यहाँ पे ही देखिए, तो इसमें आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, पहाड़ में आग है, ठीक है, क्योंकि वहां पर धुआं है, और जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होता है, रसोई घर, पहाड़ में धुआं है इसलिए पहाड़ में आग है। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, एक वेस्टर्न सॉरी इंडियन सिलोजिज्म हुआ, जिसमें ये भी याद रखिएगा, जो वेस्टर्न सिलोजिज्म है उसमें 3 मतलब स्टेटमेंट या 3 प्रीपोजिशन और 3 क्या रहता है, टर्म रहता है। लेकिन हमारा जो इंडियन सिलोजिज्म है उसमें क्या रहता है, 5 स्टेटमेंट रहता है और 3 क्या रहता है उसमें, टर्म। टर्म यहाँ पे भी 3 रहता है, लेकिन यहाँ पे सिलोजिज्म कितना, मतलब वो जो प्रीपोजिशन है वो कितना रहता है, 5 रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा, बाकी की चीजें ये जो है परार्थ स्वार्थ ये सब चीज पहले से ही आप लोगों ने पढ़ा है, अगर फिर भी इसमें भी कोई कंफ्यूजन हो तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट है लॉजिकल रीजनिंग के बेसिस पर, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए। जो वेस्टर्न लॉजिक जिसको एरिस्टोटल सिलोजिज्म कहते हैं, उसमें क्या होता है,
3 प्रीपोजिशन होता है जिसमें 2 प्रीमाइसिस 1 कंक्लूजन होता है और उसमें भी 3 टर्म ही होते हैं। टर्म वहां पे भी 3 ही रहते हैं, ठीक है, मिडिल टर्म, मेजर टर्म, माइनर टर्म। लेकिन जो इंडियन सिलोजिज्म है उसमें क्या है कि 5 प्रीमाइसिस रहता है, सॉरी 5 जो प्रीपोजिशन रहता है, ठीक है, लेकिन टर्म यहाँ पे भी 3 रहता है, हेतु, साध्य और पक्ष, वही मिडिल टर्म, मेजर टर्म और माइनर टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे जो हेतु है, हेतु यानी कि मिडिल टर्म जो है वो किसको कहते हैं, जो हमारा क्या करता है, एक तरह से बेस होता है, ठीक है, जिसके आधार पर हम जो चीज कह रहे हैं, ठीक है, मतलब कि एक कारण, कारण जो होता है, ठीक है, हेतु मतलब क्या है यहाँ पे, कारण, कारण क्या है, जैसे यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि हम आग है ऐसा क्यों कह पा रहे हैं, अगर हम वहां पे पहाड़ में आग है ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम वहां पे क्या देख रहे हैं, धुआं देख रहे हैं, ठीक है, अगर धुआं नहीं होती तो हम नहीं कहते कि वहां पे आग है। तो जो संकेत या फिर जो हमें कारण मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिडिल टर्म कहते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। हेतु मतलब क्या है, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म यानी कि जो हमें कारण देता है, कोई स्टेटमेंट बोलने का अगर हमें कोई कारण दे रहा है या संकेत दे रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेतु कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा साध्य, साध्य यानी कि मेजर टर्म क्या होता है, मेजर टर्म जो होता है जो हम अनुमान लगा रहे हैं उसका एक्चुअल स्वरूप, ठीक है, जैसे कि धुआं के आधार पर हम क्या कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, किसका अनुमान लगा रहे हैं, आग का अनुमान। तो आग हमने पहले देखा होगा कभी, ठीक है, मतलब कि उसका स्वरूप हमने, उसके आग के गुण धर्म के विषय में हमें पता होगा, उसकी जो एट्रीब्यूट्स है उसके बारे में हमें पता होगा, उसकी विशेषता के बारे में पता होगा कि आग लगती है तो क्या होता है, धुआं निकलता है, वहां पे दाहकता होती है, मतलब कि मतलब जलता है, ये सारी चीज के गुण धर्म या उनकी विशेषता, उनके एट्रीब्यूट्स के विषय में हमें पता होगा, ठीक है। तो वो चीज क्या है, हमारा साध्य होता है, जिसके विषय में हम अनुमान कर रहे हैं और उस विषय के बारे में हमें पूरा पता होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा पक्ष, पक्ष यानी कि हमारा जो माइनर टर्म होता है वो क्या होता है, जहां पे ये चीज हो रही है, जिस परिवेश में या जो चीज हो रही है उन दोनों के जोड़ने वाला, हेतु और साध्य को जोड़ने वाला। जैसे यहाँ पे क्या है, पहाड़ है, पहाड़ पे हो रहा है ना ये चीज, मतलब कि वो स्थान, वो उन दोनों को जोड़ने वाला वो स्थान क्या है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइनर टर्म कहते हैं। समझ में आया क्या, मिडिल टर्म, मेजर टर्म, माइनर टर्म, ठीक है। तो बेसिक आपको यहाँ से ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी प्रीवियस की चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई है, ठीक है। हाँ, तो इसको याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है, जैसे जोड़ी मिलाने पे पूछा जाता है कि हेतु क्या होता है, लिंग क्या होता है, साध्य क्या होता है, मतलब हेतु और लिंग तो एक ही है, साध्य क्या होता है, पक्ष क्या होता है, इसके विषय में पूछा जाता है, ठीक है। व्याप्ति क्या होती है, व्याप्ति का हम लोग और आगे देखेंगे, व्याप्ति क्या होती है। और ये भी याद रखिएगा कि जो वेस्टर्न सिलोजिज्म है उसमें 3 प्रीपोजिशन 3 टर्म होते हैं, इंडियन सिलोजिज्म में 5 प्रीपोजिशन एंड 3 टर्म्स होते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? जी। इसमें यही चीज मुझे समझाना था कि साध्य क्या होता है, साध्य यानी कि मेजर टर्म, ठीक है, और हेतु यानी कि आपका मिडिल टर्म, और आपका क्या है, साध्य, हेतु और पक्ष, पक्ष यानी कि हमारा माइनर टर्म, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है ना सभी को? कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, इसके बाद आपके प्रश्न हैं। अगर प्रमाण इत्यादि में कोई दिक्कत है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। हमने 6 प्रमाण देखा और 6 में बेसिक क्या क्या है उन सबको देखा, ठीक है। इन सब में अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो पहला आपका प्रश्न है जिसमें है कि निम्नलिखित में से किस प्रमाण ज्ञान का साधन को आप्त व स्वार्थ, स्वयं के लिए और परार्थ अन्य के लिए अर्थ को प्रकारों में विभेदित किया जाता है।
ये सब देखिए, ऐसे ऐसे प्रश्न आपके अभी 2023 का जो हुआ था, ठीक है, जून वाले पेपर में आया था ये, 2022 में भी आया था, ठीक है। और यहाँ से अभी, क्योंकि ये अभी अभी ऐड हुआ है, एक अभी अभी ऐड हुआ है। रितु जी ए क्यों कह रही हैं रितु जी? स्पेलिंग गलत। ठीक है, तो यहाँ से बहुत इजी प्रश्न पूछे जाते हैं, और संस्कृत, योग, इनके लिए बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता। अगर आप थोड़ा सा भी उनकी टर्मिनोलॉजी समझते हैं, उनको थोड़ा सा भी पढ़े हुए हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होगा, ठीक है। अभी प्रीवियस में ही हमने पढ़ा कि क्या है, अनुमान को ही किस में लिया जाता है, स्वार्थ और परार्थ के अंतर्गत लिया जाता है, दो भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो आपका क्या है, इसका बी ऑप्शन है, अनुमान प्रमाण, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिया गया है कि ज्ञान के निम्नलिखित साधनों में से किस में बोध की कोई भी इकाई की स्वपूर्णता निर्मित करने हेतु कुछ मान लेना शामिल होता है। हाँ, लैंग्वेज बहुत कंफ्यूज करने वाली आती है, इसलिए आपको पीवाईक्यूज करना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि हमें टर्मिनोलॉजीज, हमें वो चीजें पता होती हैं, लेकिन उसको समझने के लिए पीवाईक्यूज करिए। फर्स्ट पेपर का जो लैंग्वेज होता है वो बहुत अलग सा होता है, अजीब सा होता है, लेकिन उसको आप थोड़ा सा 2-3 बार पढ़ेंगे ना, तो आपको इजिली समझ में आ जाएगा। इसीलिए एक तो रीडिंग हैबिट बढ़ाइए अलग अलग तरह से। ये आपके कंप्रहेंशन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी है, आपको वर्ड मीनिंग अच्छे से समझ में आता है, तो ये कंप्रहेंशन के लिए भी अच्छा है। और फर्स्ट पेपर के लिए तो आपकी कैसा भी, आप कितना भी बुक पढ़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, अगर आपने वो नहीं किया, पीवाईक्यूज नहीं किया, तो आपके कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है। इसीलिए मैं पहले से ही, अब आप लोग के पास 1 महीना के आसपास बाकी है, तो आप लोग पीवाईक्यूज लगाना चालू कर दीजिए अभी से। पेपर सॉल्व करिए, फर्स्ट पेपर के 1 घंटे का समय निकालिए, उसमें पेपर सॉल्व करिए, टॉपिक वाइज पेपर क्वेश्चंस बनाइए, साथ ही साथ ऐसे भी प्रश्न बनाइए, मतलब कि 1 घंटे का समय निकालिए, 1 घंटा, और उसमें अपने सारे प्रश्नों को सॉल्व करिए। जैसे 50 क्वेश्चन हमारे पास रहते हैं ना, तो उन 50 क्वेश्चन को पूरा 1 घंटा टाइम निकाल के टाइमर लगा के सॉल्व करिए, तो आप लोग को बहुत ईजी होगा। फिर अपने आप को, इसके साथ साथ फिर आपको इवेल्युएट भी करना है खुद को। ऐसा नहीं कि पेपर लगा दिया और छोड़ दिया, कितने सही हुए कितने गलत हुए, कहाँ आपका ज्यादा गलत हो रहा है, क्या आपको नहीं आ रहा है, ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद 1 घंटा का टाइम निकालिए, इवेल्युएट करिए खुद को, ठीक है। एक ही का आंसर आया, समझ नहीं आ रहा है क्या ये? अरे ज्ञान के निम्नलिखित साधनों में से किसमें बोध की कोई इकाई की स्वपूर्णता निर्मित करने हेतु कुछ मान लिया जाता है, ठीक है। मतलब कि वो पूरी तरह से पूर्ण नहीं है, ऐसा हमें समझ में आता है कि पूरी तरह से पूर्ण नहीं है, तो उसके लिए हम कुछ मान लेते हैं कि ऐसा है। तो शायद जैसे कि वो देवव्रत वाला जो था ना, कि हम ये मानते हैं कि वो हेल्दी है, लेकिन वो दिन में खाना नहीं खाता, तो हम क्या मानते हैं कि वो रात में खाना खाता है। तो उसकी पूर्णता के लिए, मतलब कि उसकी पूर्णता के लिए जब हम कुछ मान लेते हैं, अपने आप से कल्पना कर लेते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है। तो वर्डिंग्स आपको समझना जरूरी है। जब उसकी पूर्णता के लिए अगर हम कुछ मान लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? अर्थापत्ति कहते हैं, ठीक है। अर्थापत्ति यानी कि अर्थ में जब कोई आपत्ति है, विरोधाभास है, ठीक है, तो उस विरोधाभास को पूर्ण करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ खुद ही हम एक एजम्पशन बना लेते हैं कि ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसा होगा, ठीक है। जैसे इसके बाद एक प्रश्न भी आया हुआ है इसमें शायद, चलिए नेक्स्ट। भारतीय शास्त्रीय तर्क शास्त्रियों, न्यायिकों, ठीक है, बेसिकली आपको न्याय ही ज्यादा पढ़ना है, के अनुसार
कार्य में कारण का अनुमान पूर्ववत कहलाता है। कार्य से कारण का अनुमान पूर्ववत कहलाता है। न्यायिकों के अनुसार कार्य से कारण का अनुमान संभव नहीं है। पूर्ववत में क्या होता है? कोई बी कह रहे हैं, एक और दो असत्य हैं, दोनों असत्य हैं। अच्छा, यहाँ पे ये डबल हो गया है। एक असत्य है किंतु दो सत्य है। ए बाकी है, ए भी कोई कह दीजिए। सी हो गया है, बी हो गया है, डी हो गया है, बस ए बाकी है। क्या होगा? भारतीय शास्त्रीय तर्क शास्त्रियों न्यायिकों के अनुसार कार्य से कारण का अनुमान लगाना पूर्ववत कहलाता है। क्या कार्य से कारण का अनुमान लगाते हैं तो? नहीं, तो शेषवत का। ठीक है, जब हम कार्य से पूर्वज होगा ना, जब हम कार्य को देखकर कारण का अनुमान लगाते हैं। कार्य को देख करके कारण का अनुमान लगाते हैं तब पूर्ववत होगा। जी। जब आपका कार्य हो गया होता है उसको देख करके कारण का अनुमान लगाएंगे। वो तो शेषवत होता है। क्या होता है विशाल जी, शेषवत या पूर्ववत? मुझे तो पूर्वज लग रहा है, तो गलत भी हो सकता हूँ। मुझे पूर्वज लग रहा है। अनुसार कार्य से कारण का अनुमान लगाना। कार्य देख करके जब हम कारण का अनुमान लगाते हैं तो ये तो शेषवत होता है ना। देखिए, जब हम कार्य के अनुसार जब हम कारण का पता लगा रहे हैं, ठीक है, कार्य के अनुसार जब कारण का पता लगाते हैं तो वो क्या होता है? शेषवत होता है। कारण के अनुसार जब कार्य का पता लगाते हैं तो ये क्या होता है? पूर्ववत होता है। ठीक है, ठीक है, समझ गया। हाँ। उसके बाद आपका क्या है? न्यायिकों के अनुसार कार्य से कारण का अनुमान संभव नहीं है। कार्य से कारण का अनुमान संभव नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं मैम, संभव है वो तो। यही हुआ ना, शेषवत हुआ। पूर्ववत में। शेषवत में ही हम करते हैं, कार्य से कारण का अनुमान लगाते हैं शेषवत में। ठीक है, तो इसमें दोनों जो कथन है वो क्या है? गलत होगा। ठीक है, असत्य होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका है यह तर्क। एक तर्क दिया हुआ है यहाँ पे, अनामिका कहीं और है क्योंकि वह जीवित मानी जाती है
और अपने घर पर नहीं देखी जाती है, इसलिए नहीं जाती है। निम्नलिखित में से किस ज्ञान प्रमाण पर आधारित है? कौन से प्रमाण पर आधारित है? अनुपलब्धि। अनुपलब्धि होगा कि अर्थापत्ति होगा? अनामिका कहीं और है क्योंकि वह जीवित मानी जाती है, ठीक है, कहीं और है क्योंकि वो जीवित मानी जाती है और घर पर नहीं देखी जाती है। ठीक है, इसमें अर्थापत्ति होगा। अनुपलब्धि मतलब वो अभी उपलब्ध ही नहीं है, वो सामान अभी हमारे पास, ठीक है, मतलब कि उसका अभाव है, वो है ही नहीं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनुपलब्धि बोलेंगे। लेकिन वो है, लेकिन अभी वहां पे नहीं है। जैसे कि इसमें क्या है कि अनामिका तो है, तो जीवित भी है, लेकिन अभी नहीं है घर पर, मतलब वो क्या है, वो कहीं और होगी, कहीं और, यहाँ पे नहीं है मतलब कहीं और है। तो इस तरह हम जो इसमें क्या है, देखिए अनामिका कहीं और है, ये हम क्या कर रहे हैं, एक अपनी कल्पना कर रहे हैं, ठीक है। अनामिका जो है वो कहीं और है, इसकी हम क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, क्योंकि क्योंकि वो जीवित मानी जाती है, वो जीवित है ऐसा मानते हैं हम, लेकिन उसको हम लोग देख नहीं पा रहे, अभी वो है नहीं यहाँ पर। तो हम लोग एक क्या कल्पना करते हैं कि हाँ वो कहीं अभी यहाँ नहीं है, वो जीवित है अभी, लेकिन अभी वो यहाँ नहीं है। तो हमने क्या कल्पना किया, शायद वो कहीं गई होगी, ठीक है, तो ये हमने क्या किया, कल्पना किया। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्थापत्ति कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। बाकी सभी भी आंसर करिए, अच्छे से पढ़िए और आंसर करिए। 2 लोगों के ही आंसर आए अभी तक, बाकी सबको समझ में नहीं आ रहा है क्या? मुझे लगा कि आप लोगों को प्रीवियस का मतलब वो होगा, इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट लिया था। अगर नहीं समझ में आया तो हम दोबारा उसको वो कर सकते हैं। इसको आप लोग एक बार दोबारा रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, अगर जिनको समझ में नहीं आया है या जिनको प्रमाण वगैरह क्लियर नहीं है। अगर आपके पास है प्रमाण के ऐसे कुछ, तो उसको आप रिवाइज कर सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो भी रिवाइज कर लीजिएगा, मैं नोट भेजूंगी तो वो भी, इसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। थोड़ा सा वर्डिंग आपको समझने की जरूरत है, वर्डिंग को अगर आप समझेंगे तो आप कर पाएंगे। टर्मिनोलॉजी की वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही है, टर्मिनोलॉजी की वजह से, इसमें तो ऐसा कुछ टर्मिनोलॉजी ही नहीं यूज हुआ है। चलिए देखते हैं।
अनुमान के न्याय मत के अनुसार, अनुमान का जो न्याय का अनुमान मत है उसके अनुसार क्या है, स्वार्थ अनुमान में हमें अनुमान के भिन्न चरणों में, अलग अलग जो चरण होता है उसमें औपचारिक कथन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो औपचारिक मतलब क्या होता है, फॉर्मल। ठीक है, हमें फॉर्मली नहीं बताना पड़ता है कि ये ऐसा है तो ये ऐसा, इसलिए ये ऐसा है, इस तरह से हमें फॉर्मली नहीं बताना पड़ता। हम अपने आप को समझाते हैं ये ऐसा इसलिए ऐसा है, बस सिंपल से हम अपने आप को समझा लेते हैं। ठीक है, मतलब वर्डिंग मैम, जी जी वर्डिंग। तो औपचारिक कथन की आवश्यकता नहीं होती, फॉर्मल जो लैंग्वेज है उसकी आवश्यकता नहीं होती। इनफॉर्मल इनफॉर्मल पता है ना आप लोग को, औपचारिक अनौपचारिक, कम्युनिकेशन में पढ़ा होगा क्या होता है फॉर्मल इनफॉर्मल। कम्युनिकेशन पढ़ा है? पढ़ा है? ऑफिस और घर, हाँ ऑफिस और घर। ठीक है, तो ऑफिस क्या है, फॉर्मल है या इनफॉर्मल है? ठीक है, तो स्वार्थ अनुमान में हमने क्या बोला था कि स्व के लिए, अपने लिए जब हम कर रहे हैं तो वहां पे हम क्या है, औपचारिकता फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वहां पे हम अनौपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से हम क्या करते हैं उसको, मतलब कि बोलते हैं। तो वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्वार्थ अनुमान में भिन्न चरणों में औपचारिक कथन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो सही बोला जा रहा है कि औपचारिक कथन, फॉर्मल लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, हम इनफॉर्मली समझाते हैं। लेकिन जो परार्थ अनुमान दूसरों के लिए जब हम करते हैं, दूसरों को जब हम समझाते हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं, फॉर्मल लैंग्वेज, औपचारिक जो कथन है उनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, फॉर्मल लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं जब हम परार्थ अनुमान का प्रयोग करते हैं, तब दूसरों को समझाने के लिए। लेकिन जब हम स्वयं के लिए अनुमान करते हैं तो वहां पे औपचारिक नहीं, अनौपचारिक रूप से हम क्या करते हैं, तीन स्टेटमेंट बना करके खुद को समझा लेते हैं। तो ये बात सही कही जा रही है। और क्या है, स्वार्थ अनुमान मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये भी सही है, हमने देखा यहाँ पे प्रीवियस करके, मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। ये जो है देखिए, न्याय के ये जो भेद है वो क्या है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से दो भेद है, स्वार्थ अनुमान, परार्थ अनुमान। तो इसलिए वहां पे वो सेकंड वाला जो बोला जा रहा है वो भी आपका क्या है, सही बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों कथन क्या होंगे, सही होंगे। कथन एक और कथन दो दोनों क्या होंगे, सत्य होंगे। क्लियर है? जी जी जी। थोड़ा सा वर्डिंग समझने के लिए आप लोग को पीवाईक्यू यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मतलब समझने के लिए आपको पीवाईक्यू यूज करना पड़ेगा। एक बहुत सारे पीवाईक्यूज हैं, उनको आप देखेंगे। तो जो मैंने आप लोग को बुक भी बताई थी, हिंदी इंग्लिश दोनों में, उसको भी, उसमें भी आप जा सकते हैं, उसमें भी आपको मिलेगा। अदरवाइज आप पीवाईक्यूज करिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके, उनको निकाल के करिए, मतलब पेपर टू पेपर ही करिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको पढ़िए।
डी, बी और सी, बी, ए और बी। और बाकी सब ये श्रवण जी आपने इसके लिए आंसर दिया है या प्रीवियस के लिए दिया था? और बाकी सब पढ़िए जल्दी से। मैम ये वाला है। अच्छा ठीक है। बाकी और कौन कौन है इसमें? शंकर जी हैं, अंशिका, देव। ए, चलिए तो बढ़े आगे। इसका ऑप्शन बी है। ठीक है, क्यों है देखते हैं। क्या बोला है पहले तो, अनुमान कार्य कारण पर आधारित हो। ठीक है, कार्य और कारण पर आधारित हो। कार्य कारण पर कौन कौन सा होता है? या तो शेषवत होता है या पूर्ववत होता है। ठीक है, ये दो ही जो होते हैं वो कार्य कारण पर आधारित होते हैं। एक तीसरा क्या होता है बताइए? सामान्य तो दृष्टि। सामान्य तो दृष्टि। ठीक है, तो यहाँ पे 3 होता है, लेकिन हमारे ये जो है वो क्या है, दोनों कार्य कारण पर सिद्धांत पर आधारित होता है। ये सहसंबंध पर। ठीक है, ये क्या है, सहसंबंध, या जिसको हम लोग को एग्जिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, को एग्जिस्टेंस पर आधारित होता है। और ये वाला कार्य कारण कॉजल इफेक्ट जिसको कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कॉजल इफेक्ट पर कौन कौन से आधारित है। काले बादल से भावी वर्षा का अनुमान। ठीक है, काले बादल आए हैं तो आगे वर्षा होगी ऐसा अनुमान करना। तो क्या ये कार्य कारण सिद्धांत पर है? कार्य कारण प्रभाव पर है? जी है। ठीक है, पहला वाला हो गया कार्य कारण प्रभाव, मतलब कि ए ऑप्शन जिसमें होगा। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों सी और डी ऑप्शन तो यहीं से कट गए, क्योंकि ए ऑप्शन है ही नहीं उसमें। या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है। अब आगे देखिए, नदी में द्रुतगामी कीचड़ भले जल से विगत वर्षा का अनुमान करना। ठीक है, नदी है, वहां पे बहुत तेजी से पानी बह रहा है और पानी में कीचड़ है। ठीक है, मतलब कि पानी मटमैला हो जाता है ना, वैसा है। तो वहां पे हम एक अनुमान कर रहे हैं कि विगत में, पहले इसके पूर्व वर्षा हुई होगी, ऐसा हम अनुमान कर रहे हैं। तो ये क्या कार्य कारण प्रभाव पर आधारित है? ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन भी हो गया। ठीक है, यहाँ पे दो ही ऑप्शन चूज करना था हमें, ए और बी। तो ए और बी में हमारा ऑप्शन क्या होगा? ठीक है, तो शेष वक्त बताना था, ऐसा कैसे लगा? क्योंकि यहाँ पे तो कार्य कारण प्रभाव बोला है, कार्य कारण में दोनों आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बाकी का देख लेते हैं, हो सकता है कि आगे ऐसा प्रश्न पूछा जाए। किसी पशु के सिंगों में से, ठीक है, विदीर्ण खुरों का अनुमान करना। विदीर्ण यानी कि जो ऐसे होता है ना, खुर, यानी कि जो गाय का खुर आपने देखा होगा इस टाइप का रहता है। ठीक है, तो क्लोवेन अखूब जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसका अनुमान लगाना। तो ये क्या है, ये कौन सा वो है, क्या बोलते हैं, कौन सा प्रमाण है? शेषवत। शेषवत कैसे हुआ? मतलब उसके खुर यहाँ पे सामान्य तो दृष्ट होगा। हाँ, यहाँ पे क्या है, सामान्य तो दृष्ट है। ठीक है, जब आपने सिंह देखा तो पता कर लिया कि उसके खुर ऐसे होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, सामान्य। जैसे हमारा जो कोई भी पशु होता है, तो पशु का अगर हमने सिंह देखा, जैसे बैल का सिंह होता है, गाय का सिंह होता है, ठीक है, भैंस वगैरह होते हैं उनका सिंह होता है, तो उनके खुर ऐसे होंगे, हमें पता चल गया।
ठीक है। सामान्यतः हमने उनके पैर नहीं देखे, लेकिन हमें पता चल गया इनके सिंग है तो इनके पैर ऐसे होंगे, तो ये क्या हुआ, सामान्यतो दृष्ट। ठीक है, यहाँ पे कार्य कारण सिद्धांत नहीं है, उनका को एग्जिस्टेंस है, सहसंबंध है खाली। ठीक है, चौथा वाला क्या है? मैम यहाँ पे कंफ्यूजन है, इसको अर्थापत्ति माने या फिर सामान्य दृष्टि माने? जब हम किसी व्यक्ति के घर के बाहर उसका अस्तित्व होने का अनुमान करते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति अपने घर में सहवर्ती रूप से उपस्थित नहीं है, तो ये अर्थापत्ति हुआ। ठीक है, हम उसके घर के अभी हमने वो पढ़ा था ना, कल्पना, क्या नाम था उसका, इसके पूर्व जो हमने अर्पिता या ऐसा कुछ नाम वाला पढ़ा था। ठीक है, तो वो भी कैसा है, हमने उसको अनामिका वाला पढ़ा था, अनामिका अनामिका कहीं और है क्योंकि वह घर पर जीवित मानी जाती है, तो इसमें कौन तो सा वो क्या हुआ, वो अर्थापत्ति हुआ, मतलब कि वो यहाँ पे नहीं है, कहीं और है, तो हम ये अनुमान लगा रहे हैं, मतलब उनके घर में वो अभी नहीं है, सेम टाइम पे वो नहीं है अभी घर में, तो हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि मतलब ये कल्पना कर रहे हैं कि शायद वो कहीं और होंगे, तो ये क्या हुआ, अर्थापत्ति हुआ। क्लियर है सभी को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? और वर्डिंग समझने के लिए आप लोग PYQs करिए, ज्यादा से ज्यादा PYQs करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया है, जब अनुमान कार्य कारण भाव पर आधारित न होकर सह अस्तित्व की एक रूपता पर आधारित होता है, तो वह तर्क, ये यहाँ पे वह होगा, वह तर्क भारतीय शास्त्रीय मत के अनुसार इसे क्या कहा जाता है? ठीक है, ये तो इजी था बहुत। ठीक है, सामान्यतः दृष्ट है इसका, मे बी ये लास्ट है या इसके बाद एक आता और प्रश्न। इसमें है कि भारतीय शास्त्रीय तर्क मत के अनुसार निम्नलिखित में से ज्ञान के किस स्रोत को आप्त वाक्य, ठीक है, विश्वसनीय व्यक्ति का कथन के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें इसके अर्थ का बोध शामिल है? ठीक है, आप्त वाक्य का अर्थ बोध। और देखिए ये सब आपके ही पेपर में आया था 2023 में, जो मार्च में पेपर हुआ था ना उसमें, और अभी 2023 में जो, यही 2023 में जो फेब और मार्च में जो पेपर हुआ था उनमें ये सब आया था, रिसेंट के ही प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग शब्द प्रमाण कहते हैं। नेक्स्ट है, दूर स्थित पर्वत पर धुआं, क्योंकि जहां धुआं होता है वहां सदैव आग होता है, इसलिए पर्वत पर अवश्य ही आग होनी चाहिए। उपयुक्त युक्ति में निम्नलिखित में से कौन मध्य पद हेतु के साथ समरूपता रखता है? ये भी 2023 में आया है, देखिए यही एग्जाम्पल मैंने अभी आप लोग को लेके समझाया था, सेम। ठीक है, डी है इसका। हेतु मतलब क्या है, मध्य पद, जिसको हम लोग मिडिल टर्म बोलते हैं। ठीक है, हेतु, तो हेतु मतलब क्या होता है, कारण। हेतु का मतलब क्या होता है, कारण। जिस कारण को देख करके हम कोई एक स्टेटमेंट बना रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेतु कहते हैं। ठीक है, तो किसको देख करके, धुआं को ही देख करके हम क्या कर रहे हैं कि ये मतलब एक स्टेटमेंट बना रहे हैं कि पर्वत में आग होगा। ठीक है, पर्वत में आग होगा, ये हम किसको देख के बना रहे हैं, धुआं को देख के बना रहे हैं। ठीक है, तो उस वो वही क्या है, एक कारण है जिसकी वजह से हम ऐसा प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं या ऐसा इन्फर कर पा रहे हैं, ऐसा अनुमान लगा पा रहे हैं। उसका कारण क्या है, हेतु क्या है, वो जो धुआं है। ठीक है, तो जो धुआं मतलब जो भी चीज हमारे इन्फर करने का या हमारे अनुमान लगाने का कारण होता है,
उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेतु कहते हैं। ठीक है, हेतु यानी कि मध्य पद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस दर्शन के में अनुमान को प्रमाण का स्वतंत्र स्रोत स्वीकार किया गया है? कौन कौन से दर्शन में अनुमान को स्वतंत्र स्रोत स्वीकार किया गया है? डी कह रहे हैं। डी क्यों होगा? डी में सी है, चारवाक। चारवाक के अनुमान को मानता है? विशाल जी, विशाल जी ने डी बोला है। ठीक है, बाकी सभी मानते हैं, बस चारवाक नहीं मानता है। बौद्ध दर्शन भी मानता है, न्याय दर्शन तो मानता ही है, मीमांसा में तो पूरे 6 माने जाते हैं। अद्वैत क्या है, मतलब अद्वैत वेदांत है। ठीक है, तो वेदांत में भी मैंने बताया कि अद्वैत वेदांत 6 को मानता है। बाकी के और अलग अलग जो वेदांत है, जैसे शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, उनमें अलग अलग बताया गया। ठीक है, तो अद्वैत वेदांत तो पूरे 6 को मानता है। ठीक है, तो यहाँ पे चारवाक ही है जो अनुमान को नहीं मानता। चारवाक प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानता है, प्रत्यक्ष के अलावा किसी भी प्रमाण को नहीं मानता। ठीक है, तो वो चार्ट आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए, ये लास्ट है आपका। ठीक है, और बहुत इजी है। ठीक है, इसका आंसर तो सभी को पता होगा, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनयन निगमन, सी ऑप्शन है। ठीक है, तो हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। और भी ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, उनको आप लोग सॉल्व करिए। और क्योंकि